हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है वक्फ बोर्ड एक्ट में, उसके बारे में है। टॉपिक शुरू करने से पहले एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी बट रेजेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम। critically analyze the statement in the light of article 26 of the Indian Constitution। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संवैधानिक प्रश्न भी उठाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें इस तरह का जो मेन शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसको आपको पकड़ना है। आप उसको पकड़ेंगे तभी उसका आंसर, मतलब जो प्रश्न चाहता है वह उत्तर आप लिख पाएंगे। तो इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, मतलब इसको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि किस तरह से जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 है वह कैसे आपके संविधान में जो आर्टिकल 26 है उसको कैसे वायलेट करता है या कैसे उससे विरोधाभासी है। ठीक, दूसरा प्रश्न ये है, डिस्कस द मेजर चेंजेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। हाउ डज द एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम, ठीक है, जो जिले का डीएम है उसको कुछ अधिकार दिया गया है इसमें। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा अधिकार है, यह कैसे इम्पैक्ट करेगा द ऑटोनॉमी ऑफ द वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रशासन के संबंध में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। जिला कलेक्टर का सशक्तिकरण वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये दो प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि जब हमारा डिस्कशन एंड होगा तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और मुझे भेज पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो संशोधन हुआ, जो पुराना एक्ट था, उस एक्ट को पहले तो सीधा वक्फ बोर्ड एक्ट बोलते थे, अभी उसको नाम उसका बदल दिया गया। नाम रखा गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। अगर आपसे, देखिए प्रीलिम्स का भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि जो संशोधित एक्ट है उसका नाम क्या है, तो बहुत बड़ा नाम है इसका। इसमें ये लिखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट कामा एम्पावरमेंट कामा इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ठीक, इनका जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1995 का था। उसके पहले का भी अगर देखा जाए तो 1923 का, मुझे जहां तक याद है कि 1923 का वक्फ एक्ट था। ठीक है, अब इसमें दो तीन परिभाषाएं हैं, उसको पहले आप देख लीजिए कि वक्फ एक्चुअली होता क्या है। वक्फ एक ऐसी धार्मिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, धार्मिक प्रॉपर्टी है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है, जिसको कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी धर्मार्थ कार्य के लिए क्या कर देता है, दान कर देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति है या जो भी दान करने वाला व्यक्ति है, जिस प्रॉपर्टी को वह दान में दे रहा है वह प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए। वह सरकारी जमीन को दान में नहीं दे सकता है, सामाजिक भूमि को वह दान में नहीं दे सकता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसपे समाज या कम्युनिटी का अधिकार हो, ऐसी प्रॉपर्टी को दान में नहीं दे सकता है, बशर्ते उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 5 बीघा खेत है, उसने ये कहा कि हम इसमें से एक हिस्सा जो है किसी धर्मार्थ कार्य के लिए दे रहे हैं, तब वह माना जाएगा कि यह प्रॉपर्टी अब वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पहले तो ये था कि बस दान दे दो और वक्फ उसको हैंडल करने लगता था, तो वक्फ प्रॉपर्टी उसको मान ली जाती थी। अभी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, जो संशोधन हुआ है वो एक एक करके हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है डोनेटेड बाय मुस्लिम फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल फंक्शंस, ठीक है, या
उसके उद्देश्य के लिए, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान में दिया जाता है। और एक बार जब कोई प्रॉपर्टी दान में दे दी गई, वंस डोनेटेड इट बिलोंग्स टू अल्लाह, मतलब एक बार अगर वो दान में दे दिया तो फिर उस प्रॉपर्टी पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, वह प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? अल्लाह की हो जाती है। ओके। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग सामान्यतः मस्जिद बनाने में, मस्जिद के लिए प्रयोग हो सकता है, या फिर मदरसा बनाने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, ठीक है, कोई अस्पताल बनाना है उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, या फिर कोई अन्य चैरिटेबल वर्क है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, यह एक कस्टोडियन के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको मुस्लिम उर्दू में मुतवल्ली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुतवल्ली। एक कस्टोडियन होता है जो कि इस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है। तो उम्मीद है कि वक्फ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि संशोधन क्या हुआ है। पहला संशोधन, अमेंडमेंट नंबर 1, कि जो वक्फ है उसको कौन बना सकता है, मतलब कि वक्फ बनाने का अधिकार या वक्फ बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम अभी क्रिटिसाइज करेंगे, इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, तो उसमें भी हम इसकी बात करेंगे। पहला शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति वक्फ को बनाना चाह रहा है वो क्या होना चाहिए? पर्सन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स, मतलब कि वह व्यक्ति कम से कम पिछले 5 सालों से मुस्लिम प्रैक्टिस या मुस्लिम क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिमों का पालन कर रहा हो, मतलब मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो। ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। अभी जब हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा हमारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। ठीक है, पहली बात आप अभी ये समझिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी पहला ये है कि वो पिछले कम से कम 5 साल से वो मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा हो। दूसरा, वह एडल्ट हो। ठीक है। तीसरा, वह पागल ना हो, साउंड माइंड का हो, मतलब कि उसका दिमागी हालत ठीक ठाक हो। पागल कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई पागल है और वो वक्फ बनाना चाह रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो अमेंडमेंट है कि महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं का जो अधिकार है ना, उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। कैसे? एक चीज आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ये हाउस है, ठीक है, इसमें एक महिला है, एक लड़की है, अब आप ये समझिए कि ये फादर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी है, उसकी एक बेटी है। तो बेटी का जब शादी होता था तो शादी करने के बाद वो चली गई। अब उसका जो हिस्सा है यहाँ पे वो इनको नहीं मिलता था। एक कंडीशन ये थी। दूसरा ये कि मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, कोई फादर है, ठीक है, वो ये चाह रहा है कि इस पूरी जमीन को, फॉर एग्जाम्पल ये एक जमीन है, इस पूरी जमीन को मैं वक्फ में दे दूंगा। ठीक है, किस में दे दूंगा? वक्फ में। अभी इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि फादर को पूरा राइट है वक्फ में देने का, दे दो, लेकिन जो इस लड़की का हिस्सा है पहले उसको इसमें से निकाल दो, पहले इसमें से इसको काट के अपने बच्ची को दे दो, अपने बेटी को दे दो, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच रही है तुम उसको वक्फ में दे दो। पहले क्या होता था? पहले ये नहीं था। पहले ये था कि अगर फादर चाहता है तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे देता था और वक्फ उस प्रॉपर्टी को ले लेता था, और उसमें कोई कानूनी लड़ाई वह लड़की नहीं लड़ सकती थी। तो पहला यही है कि इनहेरिटेंस फर्स्ट। पहले क्या करो आप कि विमेन मस्ट रिसीव दियर इनहेरिटेंस शेयर बिफोर प्रॉपर्टी बिकम्स वक्फ। अगर उस प्रॉपर्टी को वो वक्फ बनाना चाह रहा है तो पहले उसमें जितना उसके बेटी का हिस्सा है वो पहले दे दो, उसके बाद तुम अपना वक्फ बनाओ। ये संशोधन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा संशोधन है। महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों का जो है सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, इसमें यह भी किया गया कि पहले क्या था कि जो विडो थे, जो डाइवोर्स थे, या फिर कोई आर्फन अगर है तो उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल पाता था, ना तो वो उधर के होते थे ना इधर के होते थे। अभी उन्होंने ये कहा इस संशोधन के तहत कि जो भी प्रॉपर्टी है, यदि उस घर में कोई विधवा है या फिर कोई डाइवोर्स्ड वुमन है तो उसका हिस्सा पहले सुनिश्चित करो, उसके बाद आप अपना वक्फ जा करके बनाओ या वक्फ को दे दो।
ठीक है, तो इससे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था महिलाओं का, उनके अधिकारों का भी सुरक्षा करने की कोशिश की गई। ठीक, उसके बाद पहले ये था कि महिलाओं का हिस्सा को नकार दिया जाता था वक्फ के द्वारा कि इसमें कोई हिस्सा नहीं है उनका, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब इस नियम में, इस कानून में ये कहा गया, कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब उनके अधिकारों को मना नहीं किया जा सकता है थ्रू द वक्फ। ठीक, विमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स कैन नॉट बी बाई पास्ड बाई एनी वक्फ। उनका जो इनहेरिटेंस का अधिकार है वो, उसका उल्लंघन किसी भी वक्फ के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तीसरा जो अमेंडमेंट किया गया, इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 40, इसको हटा दिया गया। सेक्शन 40 क्या करता था कि ये वक्फ को बहुत पावर देता था। ठीक, इतना पावर देता था कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के वो वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, करता था, मतलब डिक्लेयर कर सकता था, ऐसा समझो। अब इसको परिवर्तित कर दिया गया। एक बार अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दिया तो उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता था। ठीक, अगला यही है, प्रॉपर्टी ओनर्स हैड नो से, मतलब एक बार आपने दे दिया तो अब उससे संबंधित जो भी निर्णय होगा, जो भी उसका प्रयोग होगा, वो सब वक्फ द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वो पूरी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। आपका काम उसमें से खत्म हो गया, आपकी बात उस पर नहीं सुनी जाएगी। कोई अब उस, अगर जमीन का हम उदाहरण ले लें तो उस जमीन पर फिर आपका कोई अधिकार नहीं रह गया। ओके, इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से इसको हटा दिया गया। अब जो है वक्फ बोर्ड मनमानी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर पाएगा जब तक कि जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, वो यह न डिसाइड कर दे कि ये जमीन ग्राम समाज है या फिर वक्फ की है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले जब ये पूरा अमेंडमेंट हुआ तो हम लोगों के पास भी लेटर्स आए थे कि फला फला गाटा संख्या है, फला फला ये चीज़ें हैं, आप इसको चेक कर लीजिए कहीं ये ग्राम समाज की ज़मीन में तो नहीं है या आपके विभाग की ज़मीन तो नहीं है। तो ये सब सारी रिपोर्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सबमिट किए थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उस पर अपना डिसीजन लिए थे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है या ग्राम समाज की भूमि पर है। ठीक है, तो एक तो ये संशोधन हुआ कि जो वक्फ की मनमानी चलती थी कि किसी प्रॉपर्टी को अगर उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी मान ली जाती थी, अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ग्राम समाज की भूमि पर बनी है या प्राइवेट लैंड पर बनी है। ठीक है, अगला जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें सभी के लिए ना ट्रस्ट पूरी तरह से अलग कर दिया गया। पहला क्या नियम था पुराना, इफ ए मुस्लिम क्रिएटेड अ ट्रस्ट, ठीक, इट वाज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज द वक्फ। अगर मान लीजिए कोई एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसने अपने घर में क्या किया कि वो मदरसा शुरू किया और बहुत दिनों तक वो मदरसा के रूप में उसको चलाता रहा, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद वो वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाती थी, वक्फ मान लिया जाता था। ठीक, ये पुराना नियम था। ठीक, ऐसे में क्या होता था कि जब उसका घर एक मदरसे में बदल गया तो उसका कंट्रोल भी उस पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो वक्फ में बदल गया। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में परिवर्तित हो जाएगी वैसे ही वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, अल्लाह की हो जाएगी। उस पर फिर उस प्रॉपर्टी ओनर का कोई राइट नहीं रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें अब बदलाव किया गया। नया रूल ये बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्मार्थ कार्य से अपना प्राइवेट लैंड या प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रयोग किसी धर्मार्थ कार्य के लिए कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका पूरा पेपर वर्क या लीगल प्रोसेस के तहत उसको वक्फ में कन्वर्ट ना किया जाए। साथ में यह भी कहा गया कि जिस व्यक्ति का वह जमीन है, जिस व्यक्ति का वह प्रॉपर्टी है, उस पर उसका फुल कंट्रोल रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा, उसका कोई अधिकार छीना नहीं जाएगा। ठीक है, और वह तब तक वक्फ नहीं मानी जाएगी जब तक वो स्पेसिफिकली लीगल प्रोसेस के थ्रू डिक्लेयर ना कर दी जाए। तो एक संशोधन ये हो गया। अगला एक
ट्रिब्यूनल बनाया गया नया। पहले क्या था कि इस ट्रिब्यूनल में देखिए कोई विवाद अगर हुआ किसी भी चीज़ को लेकर के तो वह का एक ट्रिब्यूनल है, उसमें जा कर के आप अपील कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, फिर वो ट्रिब्यूनल वाले अपना निर्णय देते थे। तो लेकिन पहले जो ट्रिब्यूनल हुआ करता था उसमें वक्फ के द्वारा सेलेक्टेड लोग बैठते थे और मुकदमा सुनते थे, अपना निर्णय देते थे, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि इस ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर परिवर्तित कर दिया गया। इसमें क्या जोड़ा गया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बैठेगा, ये अनिवार्य किया गया कि मतलब एक जिला जज उसमें बैठेगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा जो कि कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा या उससे ऊपर का अधिकारी होगा। उसके साथ मुस्लिम लॉ के जो एक्सपर्ट हैं जिनको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पता है, इस्लामिक लॉ के बारे में पता है, वो उस ट्रिब्यूनल में एक मेंबर के रूप में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये है कि अगर इस ट्रिब्यूनल में किसी ने अपील किया और ट्रिब्यूनल के आदेश से, ट्रिब्यूनल के निर्णय से वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह 90 दिन के अंदर अपील कर सकता है। कहाँ? हाई कोर्ट में डायरेक्ट, ठीक है। तो एक ये परिवर्तन किया गया कि जो ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया गया। उसमें एक जिला जज बैठेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा जो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, और एक व्यक्ति जो है मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट बैठेगा उसमें, ठीक है। अगला जो संशोधन किया गया कि जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है, उसके मेंबर्स में कुछ शर्तें लगाई गई, कुछ परिवर्तन किया गया। पहला तो ये कहा गया कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ठीक। ये भी एक डिबेट का पॉइंट है, ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है जो जिस पे लोग चिल्लम चिल्ली मचाए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों के कानून पे चलता है वो, और मुस्लिमों के अधिकारों के लिए वो काम करता है, या फिर मुस्लिमों के जो उनका रिलीजियस फंक्शंस है, रिलीजियस वर्क्स है, उसके लिए काम करता है। तो इसमें नॉन मुस्लिम क्या कर रहे हैं? 2 मेंबर, ठीक। ये फिलहाल अभी के लिए आप ये जानिए कि जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया गया कि 2 नॉन मुस्लिम इसमें रहेंगे। साथ में चलिए ये अच्छी बात है कि अब इस बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी कम से कम होंगी, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं। साथ में मुस्लिम समुदाय के जितने भी कम्युनिटी, मुस्लिम जितने भी समुदाय होते हैं मुस्लिम धर्म में, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे बोहरा हो, ओबीसी हो, सबका रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये तो ठीक बात है, ये अच्छी बात है। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया, ठीक है। अगला, किसी भी, देखिए क्या है ना कि कोई भी किसी भी धर्म, सभी धर्मों की वो एक ही स्थिति है। धर्मार्थ कार्य के पीछे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो ना तो कानूनी रूप से सही होते हैं और ना ही कानून उसकी अनुमति देता है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसे मस्जिद मदरसे हैं, मंदिर हैं, जिनके मैनेजमेंट के आड़ में बहुत सारा ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है, या फिर आपस में ही उनका मिसमैनेजमेंट है, आपस में ही करप्शन है पैसे को लेकर के, या जो चैरिटेबल मनी आती है उसको कैसे कहाँ खर्च करना है उसकी प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये सब सारी समस्याएं हर धर्म में है। फिलहाल यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया कि अब कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, तो उसका ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि पूरी दुनिया उसको देख सके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। सभी जो है ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। इससे ये होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके। अगला, मैंडेटरी ऑडिट्स। पहले ये होता था कि अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसी संस्था है जिसका अर्निंग 1 लाख रुपया से अधिक है, तो उसमें स्टेट ऑडिट करता था, ठीक है। स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करवाता था अपने संस्थाओं से, अपने फंक्शनरीज थे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अगर ऑडिट होगा तो उनका जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। अब इसमें एक चीज और भी जोड़ दिया गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो केंद्र सरकार भी ऑडिट करवाएगी। किससे? सीधा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, मतलब कैग से। डायरेक्ट वो कैग से परीक्षण करवा सकती है, ऑडिट करवा सकती है। ये परिवर्तन हुआ है, डिजिटल सिस्टम में सारी चीज़ों को लाने का प्रयास किया गया है ताकि पूरी चीज़ों को डिजिटली स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए,
इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को पता हो कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो किस नियम पे काम करता है, उसके पास पैसा कितना है, कितना पैसा किस काम के लिए खर्चा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए सभी चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया। ये आपका 7वां संशोधन था। अब जो है 8वां संशोधन ये हुआ है, अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें अमेंड ये किया गया कि वक्फ बाई यूजर्स रिमूव्ड। अब इसको समझते हैं कि वक्फ बाई यूजर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया पहले ही, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी किसी प्रॉपर्टी को वो चैरिटेबल काम के लिए यूज कर रहा है या फिर किसी धर्मार्थ कार्य के लिए यूज कर रहा है और बहुत दिनों से यूज कर रहा है, तो वह प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी खुद ब खुद मान ली जाती थी। ठीक, इसको अब हटा दिया गया। पहले आप समझिए, व्हाट वाज द वक्फ बाय यूजर्स। इफ मुस्लिम्स यूज्ड अ प्रॉपर्टी फॉर अ रिलीजियस पर्पजेस फॉर लॉन्ग टाइम, इट कुड बिकम वक्फ ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्वयं ही यह जो है वक्फ मान लिया जाता था यदि कोई धर्मार्थ कार्य हो रहा है बहुत दिनों से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी। ठीक, इसको रिमूव क्यों किया गया? ऐसी स्थिति में जब कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसको प्रयोग किया जा रहा है बहुत दिन से जो धर्मार्थ कार्यों के लिए, फिर वो बाद में वक्फ बन जा रही है, तो ऐसे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते थे ओनरशिप को लेकर के। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये क्लाज ही हटा दिया गया कि अब ये जो वक्फ बाई यूजर वाला कॉन्सेप्ट है ये नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है उसका कंट्रोल भी उस पर बना रहेगा, और यदि उस प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में कन्वर्ट करना है तो वह प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा, मनमानी तरीके से नहीं होगा। ठीक, नया रूल ये क्या कहता है? प्रॉपर्टी कैन ओनली बिकम वक्फ थ्रू द प्रॉपर लीगल डिक्लेरेशन। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है और उसका पूरी तरह से लिखित डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां अमेंडमेंट। अब ये सारे चेंजेज किए क्यों गए हैं, एक बार इसको आप समझ लीजिए। पूरे लेक्चर का पूरा ये समरी है, इस तरह से आप समझ लो। ठीक है, ये इस चेंजेज केवल इसलिए किए गए इन 4 चीज़ों की वजह से। सबसे पहला तो एक संपत्ति की अधिकारों का रक्षा, राइट, प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट। कैसे? जो मनमानी ढंग से कोई किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब कोई भी प्रॉपर्टी तभी वक्फ बन सकती है जब उसका पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया गया हो। उसके साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड जो है सभी चीज़ों का सुनिश्चित किया गया। उसके साथ साथ रेगुलर ऑडिट किया गया ताकि अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। ठीक, अगला, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी था। विमेंस का राइट इनहेरिटेंस में सुनिश्चित किया कि भाई आप वक्फ के लिए देना चाहते हो दे दो, लेकिन जो हमारा हिस्सा है पहले हमको दे दो उसके बाद। तो इससे महिलाओं का जो प्रॉपर्टी वाला राइट था उसको सुनिश्चित किया गया। साथ में इनका जो रिप्रेजेंटेशन वक्फ में है उसको भी बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि 2 मुस्लिम महिलाएं उस बोर्ड में रहेंगी, रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया गया। साथ में जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, मान लीजिए कोई विडो है, कोई सिंगल मदर है, इस तरह से अगर कोई चीज़ें हैं तो उनकी अधिकारों का भी सुरक्षा किया गया। और ओवरऑल जो पूरा वक्फ का मैनेजमेंट है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए ये सब परिवर्तन किए गए ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से वक्फ को चलाया जा सके और मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम लोगों के अधिकारों का सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। ओके, और डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया गया कि मुस्लिमों के जितने भी समुदाय हैं मुस्लिम धर्म के, सभी समुदायों के लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा। ठीक है, अब समस्या क्या है, मतलब क्यों इतना चिल्लम चिल्ली मची है, क्रिटिकली जो एग्जामिन करना है पहला प्रश्न आपका, अब उस पे आते हैं। सबसे पहला तो ये क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट का रिलीजियस मामले में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। मतलब कि अब इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो सीधा सीधा उसका कंट्रोल हो रहा है कि वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके साथ साथ संविधान का जो आर्टिकल 26 है जो ये कहता है कि हर धर्म के लोगों को अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का अधिकार है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट
गवर्नमेंट का कंट्रोल इस आर्टिकल का उल्लंघन है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप ये अपने आंसर में दिखा सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि क्रिटिसिज्म इस बात पे भी हो रहा है कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो इसमें जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वो क्यों हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों रखे गए हैं। ठीक, अगला जो है एक क्रिटिसिज्म और है, इसके बारे में भी हमने बताया कि एक डेफिनीशन है जो अनक्लियर है, साफ साफ डिफाइन नहीं किया गया है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बाई 5 ईयर्स का क्या मतलब है। मतलब कि इसको कैसे डिफाइन करना है, कोई भी व्यक्ति को हम कब मानेंगे कि वो 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, जो कि एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। ओके, उसके बाद लॉस ऑफ हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत ये जब क्लास हट गया वक्फ बाई यूजर्स, तो बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, मस्जिद हैं और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग पूजा करने जाते हैं, जहाँ पे लोग अर्चना करने जाते हैं, अपनी भाषा में दुआ करने जाते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो उसी चीज़ में रंग गया है, वो उसी चीज़ में वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो धीरे धीरे मुस्लिम धर्मार्थ कार्यों के लिए यूज हो गया। लेकिन जब इस क्लाज को हटा दिया जाएगा तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है कोई, या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ है, तो उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा। ऐसा डर है। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर जनरेशंस में लूज वक्फ स्टेटस। ठीक है, अभी तक उनको वक्फ माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें धर्मार्थ कार्य हो रहे हैं। लेकिन जब ये क्लाज ही हट गया कि वक्फ बाई यूजर, तो वह अब वक्फ भी नहीं रहा, वक्फ का राइट उसका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा क्रिटिसिज्म है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज अगर करना है तो इन 4 पॉइंट्स पे आप करिए, आपका आंसर बेहतर होगा। पहला ये कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो रहा है इस पे, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। दूसरा, ये पूरी तरह से डिफाइन नहीं है हु इज़ द मुस्लिम प्रैक्टिसिंग फॉर 5 ईयर्स। तीसरा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर क्या कर रहे हैं, और साथ में यदि कोई हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि यूज हो रही है वक्फ बाई यूजर के तहत, तो उस अगर वो क्लाज हट जाएगा तो फिर वो उसका वो अधिकार, वो स्टेटस छिन जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि सलूशन क्या है इसका, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन एकदम बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट को किस चीज़ में बैलेंस करना है, उनका बैलेंस इस बात पे होना चाहिए कि सुधार भी हो जाए, मतलब कि वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं वो दूर हो जाए, लेकिन रिलीजियस जो फ्रीडम है वो प्रभावित ना हो, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो एज सच बनी रहे, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। साथ में आर्टिकल 26 का उल्लंघन ना होने पाए, ऐसा इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और अगला सुधार क्या करना है, इस चीज को प्रॉपरली डिफाइन करो। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये क्या है, पहले ये डिफाइन करो, उसके बाद आगे बात करो। और किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ प्रॉपर्टी बनाना है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वो कैसे होगा, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका डिटेल रूल्स होने चाहिए, पूरा बढ़िया से उसका नियम कानून होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई संभावना ऐसी है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं, आप उनको बुलाइए, उनके साथ में बैठिए, बातचीत करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उन्हीं से समाधान भी लेने का प्रयास करिए और अपना सुझाव भी दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के आपसी सामंजस्य बना करके ही आप इम्प्लीमेंट करिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो कानून में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी करिए, सुधार भी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से एक बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन हमारा हो सकता है। उसके साथ साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू करवाइए कि इम्प्लीमेंटेशन से क्या हमको, जो हमारा लक्ष्य था उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ, और यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त किए तो क्या सामने वाले का कोई रिलीजियस फ्रीडम या फिर कोई व्यक्तिगत अधिकार का हनन तो नहीं हुआ, या समाज में कोई इस तरह की गलत भावना तो नहीं डेवलप हो रही है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको रेगुलरी जो है अपने इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा, और यदि कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई तो उस एडजस्टमेंट को आप इंश्योर करिए। ठीक है, ताकि जो कानून बनाया गया है हमारा वो अपने लक्ष्यों को
आसानी से प्राप्त करे, बिना हमारा सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब किए हुए, बिना कोई इस तरह का सामुदायिक दंगा भड़काए, बिना किसी पर्टिकुलर समुदाय के भावनाओं को आहत किए हुए हमारा कानून हमारा लक्ष्य प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इस तरह से वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन हुए और क्यों उसमें क्रिटिसाइज किया गया, क्या क्या संशोधन हुए, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना समझा। और उम्मीद है कि अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। और यदि इसमें कोई चीज़ छूट गई हो या फिर कुछ आपको लगता है कि कोई पॉइंट अभी इसमें रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगा या अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी आपके मेंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच।